हाय फ्रेंड्स। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक बच्ची को देखते हैं, एबिगेल, जो अपनी डांसिंग क्लास से घर जाने के लिए तैयार हो रही थी। बस उसका थोड़ा सा परफॉर्मेंस रह गया था और फिर उसने अपने घर जाना था। दूसरी साइड पर हम एक टीम को देखते हैं जो उस बच्ची को किडनैप करने के लिए रेडी थे। वो एक बहुत ही बिलियनियर की बेटी थी, जिसको किडनैप करके इन्होंने रैंसम लेना था। ये 6 लोगों की टीम थी जो उस बच्ची को किडनैप करने के लिए तैयार थी। उसके घर से उसको पिक करना था इन्होंने, क्योंकि इनका प्लान यही था कि जैसे ही वो अपने घर जाएगी, वहाँ पर इनको सिग्नल मिल जाएगा और ये फ़ौरन उसके घर की तरफ निकल जाएंगे। उसके घर के डोर्स को अनलॉक करेंगे और फिर उस बच्ची को वहाँ से किडनैप करके अपने साथ ले जाएंगे। लैम्बर्ट नामी एक आदमी ने इन 6 लोगों को पैसे दिए थे कि उस बच्ची को किडनैप करके लाएंगे तो इनको भी बहुत ज़्यादा शेयर मिलेगा। अब ये 6 लोगों की टीम होती है, 2 लड़कियां थी और 4 लड़के। ये मिलकर सारे प्लान कर रहे होते। हर कोई बहुत ही एक्सपर्ट था अपने काम में, एक दूसरे को नहीं जानते थे। ये काम इन सिर्फ आज का था, जो आज एक लड़की को किडनैप करना था और इसको लैम्बर्ट के पास उसके मैंशन में छोड़ना था और फिर इसके साथ रहना था 24 घंटे। अब जैसे ही वो लोग घर में एंटर होते, वो बच्ची अपने घर पे आ चुकी थी और वो अपने रूम में अपने फादर से बात कर रही थी, जो कि ऑब्वियसली बिजनेस ट्रिप पर बाहर गए हुए थे। वो बच्ची घर पे अकेली होती है। यहाँ पर एक लड़की इस बच्ची को किडनैप करना नहीं चाहती थी। वो नहीं जानती थी कि इतनी छोटी है, लेकिन ये इनका काम था और इनको करना था। ये उसको एक बेहोशी का टीका लगाते हैं और उस बच्ची को किडनैप करके अपने साथ ले जाने लगते हैं। ये एक बड़ा बैग लेकर आए थे, जिसमें उस बच्ची को डाल देते हैं। बेहोश करने के बाद वो लड़की बिल्कुल बेसुध हो चुकी थी और अब ये लोग उसको बैग में डालते हैं ताकि इसको छुप छुपा के यहाँ से ले जाया जा सके। अभी लोग जैसे ही निकल रहे थे, वहाँ पर एक गाड़ी आ जाती है। इनको नहीं पता था कि घर में शायद उसके फादर आ रहे हैं। ये लोग फ़ौरन बैक डोर से वहाँ से निकल जाते हैं और इनकी गाड़ी बाहर ही रेडी थी, जिसमें उस बच्ची को बिठाते हैं और वहाँ से गायब हो जाते हैं। अब इनका काम पूरा हुआ। ये लोग बहुत एक्साइटेड थे कि इन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया। इनको सबको ही पैसों की ज़रूरत थी और ये अपने सबसे ज़्यादा मुश्किल मराहल से तो गुजर चुके थे। उस बच्ची को किडनैप करना ही सबसे मुश्किल काम था। 24 घंटे उसकी रखवाली करना कौन सा मुश्किल था। अब ये लोग बहुत खुश थे कि हमने एक बहुत बड़ा काम सर अंजाम दे दिया है। अब ये उस बच्ची को लेकर जाने लगते हैं और जैसे ही वहाँ मैंशन के करीब पहुँचते हैं, वहाँ पर बहुत ही सुनसान रास्ता था जो इनका एड्रेस था। ये लैम्बर्ट की एक मैंशन थी जहाँ उसने इन सबको बुलाया हुआ था। वो उस बच्ची को लेके एक ट्रक में वहाँ पर पहुँच जाते हैं और जैसे ही वो उस पुराने से मैंशन में पहुँचते हैं, वो बहुत बड़ा घर और वहाँ पे लैम्बर्ट मौजूद था। वो कहता है, वेल डन, आधे से ज़्यादा काम तो तुम लोगों ने कर दिया है। अब जाओ इस बच्ची को ऊपर किसी रूम में जाके बांध दो ताकि वो यहाँ से भाग ना सके। वो बच्ची बेहोश होती है। ये जाकर उसको ऊपर एक रूम में लिटा देते हैं और अभी 6 के 6 नीचे बैठे होते हैं, क्योंकि लैम्बर्ट ने इनको डिस्ट्रक्शन सारी देकर जानी थी कि क्या करना है और क्या नहीं करना। सिर्फ एक लड़की थी जिसको ऊपर जाना अलाउड था, बाकी किसी को भी नहीं। ये इन सब के नाम खुद ब खुद रख देता है। एक का जोई, एक का सैमी, एक का डीन, एक का फ्रैंक, एक का रिकल और एक का फ्रैंक। ये सबके नाम रख के इनको कहता है कि तुम लोग अपने नामों से नहीं बुलाओगे एक दूसरे को। जो नाम मैंने रखे हैं उसी से एक दूसरे को मुखातिब करोगे और तुम लोगों के फ़ोन्स मैं ले जाऊंगा सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए ऑब्वियसली, और 24 आवर्स के लिए तुम लोग यहाँ पर बंद हो गए इस बच्ची के साथ। इस बच्ची का ख्याल रखना है और यहाँ पर कोई आ ना सके। उसका बाप ज़रूर कोशिश करेगा अपनी बेटी को बचाने की, क्योंकि इतनी रकम उसको देनी पड़ेगी तो उसको तकलीफ़ तो बहुत होगी। ये 6 लोगों को पैसों की बहुत ज़रूरत थी। ये कहते हैं लैम्बर्ट को, तुम बिल्कुल फ़िक्र मत करो, हम अपने काम में एक्सपर्ट हैं। और वो इनको यहाँ पर लॉक करके यहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसको पता था ये प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट होने वाला है। अब ये 6 लोग बैठ के बातें करते हैं और एक दूसरे के साथ टाइम पास कर रहे होते हैं। एक दूसरे के नाम गेस कर रहे थे और एक दूसरे का प्रोफेशन। यहाँ पे एक लड़की बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी, जोई, जो उस लड़की के पास रहने की ड्यूटी भी थी जिसकी। वो यहाँ सबसे मजाक कर रही होती है, सबके प्रोफेशन गेस कर रही थी और सब बहुत ही एक्साइटेड हो रहे थे एक दूसरे के नाम और एक दूसरे के प्रोफेशन जानने के बारे में। यहाँ पे सबसे ज़्यादा अजीब फ्रैंक था, क्योंकि वो एक पुराना डिटेक्टिव और कॉप था जिसको इस जोई ने ही गेस कर लिया था। और सैमी एक बहुत ही रिच फैमिली से लड़की आई थी सिर्फ शौक के लिए। एक पीटर था जो कि बहुत ही बॉडी बिल्डर था। एक लड़का रिकल था जो कि एक एक्सपर्ट स्नाइपर था। यहाँ पर ये सब लोग मिलकर ही ये काम अंजाम दे रहे थे, क्योंकि इन सबको ही कहीं ना कहीं पैसों की ज़रूरत थी और आज 24 घंटे के अंदर इनको इतनी रकम मिलने वाली थी कि ये काम सबसे ज़्यादा आसान था। जोई को दरअसल अपने बेटे को अब वापस अपनी लाइफ में लेकर आना था, इसलिए उसको पैसों की खास ज़रूरत थी। अब वो बच्ची को देखने के लिए जाती है तो वो होश में आ चुकी थी। वो जोई से पूछती है कि मुझे यहाँ पर क्यों लाया गया, कोई मुझे नुकसान तो नहीं पहुँचाएगा। लेकिन जोई कहती है, नहीं, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। वो उसको थोड़ा कंफर्टेबल करके लिटाती है और कहती है, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगी, तुम बिल्कुल फ़िक्र मत करो, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तुम्हारे फ़ादर पैसे दे देंगे और हम तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन वो कहती है, मेरे फादर एक अच्छे इंसान नहीं है,
शायद वो मेरे लिए पैसे ना दें, वो मेरी परवाह नहीं करते। और यहाँ पे जोई कहती है कि जैसा हम कहेंगे तुम वैसा करोगी, तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। सब तुम्हारे साथ ही हैं, तुम फ़िक्र मत करो। मैं यहाँ पर हूँ, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं तुम्हें सबसे बचा के रखूँगी। और यहाँ पर वो बच्ची थोड़ी कंफर्टेबल हो जाती है जोई के साथ। वो कहती है, लेकिन तुम लोग बहुत ही बड़े मसले में फँसने वाले हो इस मामले में। ये बात सुनकर वो बहुत हैरान होती है। उस बच्ची को इतने कॉन्फिडेंस में देखकर वो काफ़ी शॉक हुई। वो नीचे आती है और फ्रैंक से इसके बारे में पूछती है। वो सबको कहती है कि क्या तुम लोग उसकी बच्ची के बाप को जानते हो? वो कह रही थी उसका बाप एक अच्छा इंसान नहीं है, और अगर हम किसी खतरे में पड़ गए तो हमारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। लैम्बर्ट तो गायब हो जाएगा हमें छोड़ के, और शामत हम लोगों की आएगी। यहाँ फ्रैंक को लगता है कि वाकई मुझे उसके बाप के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए। वो ऊपर जाता है और इस बच्ची से गन पॉइंट पे पूछता है, अपने बाप का नाम बताओ। वो बताती है, मेरे बाप का नाम लेज़रस है। और उसको आइडिया हो जाता है कि वो कितना बड़ा क्रिमिनल था। वो अंडरवर्ल्ड का एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक आदमी था। वो जैसे इसका नाम सुनता है वो नीचे आके अपना सामान पैक करने लगता है। और बाकी सब कहते हैं कि तुम अपना सामान क्यों पैक कर रहे हो, इतना डरने की क्या बात है। लेकिन वो कहता है, तुम लोग उसको नहीं जानते। मैं जानता हूँ, मैं इस फील्ड में रह चुका हूँ, पुलिस वाला था मैं। उसका बाप एक बहुत बड़ा अंडरवर्ल्ड का डॉन है। उसके बारे में लोग बहुत अजीब अजीब बातें करते हैं। वो एक एंटी क्राइस्ट है, डीमन है, बहुत ही खतरनाक आदमी है। उसको लोग डेविल कहते हैं। कुछ नहीं जानते कि वो किसी के साथ क्या कर बैठे हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि वो इंसानों को खाने वाली बलाएं भी हैं उसके पास। कुछ भी हो सकता है आज रात हम लोगों के साथ, मुझे तो यहाँ से भागना होगा। लेकिन वो लड़की कहती है, हम यहाँ पे पैसों की वजह से आए थे, हम सबको पैसों की ज़रूरत है। हमें ये काम करना होगा और यहाँ से भाग जाएंगे, गायब हो जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। और वो सब राज़ी हो जाते हैं क्योंकि सब लोग इस काम में बराबर के ही मुलविस थे। और लैम्बर्ट जब तक नहीं आता तब तक इस बच्ची को अकेला छोड़ के जाना भी सेफ नहीं था। अब यहाँ वो इधर-उधर घूमने लगते हैं क्योंकि देखने लगते हैं मैंशन में कोई आया तो नहीं। इनको डाउट होता है कि उस बच्ची के बाप ने किसी न किसी को तो भेज दिया होगा हमारे पीछे। वो पूरी मैंशन को डिस्कवर कर रहे होते हैं। यहाँ रिकल उस लड़की जोई को कहता है कि हमें एक दूसरे की बैक लेनी होगी। बाकी सब पर मुझे कोई भरोसा नहीं। सैमी बहुत ही लापरवाह सी लड़की होती है। डीन उसके रूम में आता है कि चलो किचन में कुछ खाने चलें, लेकिन वो उसके साथ नहीं जाती, तो वो अकेला ही चला जाता है। वहाँ वो बहुत ही अजीब चीज़ें देखता है। एक तस्वीर, एक बच्ची अपने बाप के साथ जो कि डेविल था। बहुत ही खतरनाक पिक्चर, वो देखकर बहुत डर जाता है। और किचन की ही बेसमेंट से उसको बहुत ही अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगती हैं। वो वहाँ जाता है, उसको लगता है कि शायद कोई बच्ची या कोई बच्चा ना वहाँ पर हो, लेकिन वहाँ पर तो कुछ और ही था। वो उसको घसीट कर अपने साथ बेसमेंट की तरफ ले जाता है और उसकी चीख की आवाज़ सुनकर सैमी वहाँ आती है। और वो जाती है तो अपने दोस्त को आवाज़ें देने लगती है, डीन डीन, लेकिन वो आगे से कोई जवाब नहीं देता। और वो किचन में वापस आती है तो वहाँ पे उसको बैठा हुआ देखती है। वो कहती है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। और इतनी ही देर में उसका सर गिर जाता है ज़मीन पर, जो कि वो हाथ में पकड़ लेती है और चीखने लगती है बहुत ज़ोर ज़ोर से। अब वहाँ पीटर, फ्रैंक, जोई सब आकर इकट्ठे हो जाते हैं। वो कहते हैं, आखिर यहाँ पर हुआ क्या, उसका सर ऐसे कैसे कोई उतार सकता है। फ्रैंक कहता है, ये किसी जंगली जानवर का काम है, कोई इंसान ऐसे खौफनाक काम नहीं कर सकता। अब यहाँ इनको समझ नहीं आ रहा था कि इनके साथ क्या हो रहा है। इनको लग रहा था लैम्बर्ट इनके साथ शायद डबल गेम खेल रहा है, या उस बच्ची का बाप यहाँ पर आ चुका है, या उसने अपने किसी खतरनाक आदमी को भेजा है हमें टॉर्चर करने के लिए। अब ये लोग बहुत डर गए थे। ये समझ नहीं पा रहे थे कि कितने खतरनाक काम में फंस गए हैं। इनको तो ये काम बहुत ही आसान सा लगा था, छोटी सी बच्ची को किडनैप करना। यहाँ फ्रैंक कहता है, हमें उस बच्ची से जाके पूछना होगा उसके बाप के बारे में, ताकि हमें थोड़ा और पता चले, इसी की वजह से हम कुछ काम कर सकते हैं। अभी ऊपर जाते हैं उस बच्ची के रूम में देखने के लिए कि कहीं उसको तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा। और जैसे ही दरवाज़ा खोल के देखते हैं, बच्ची अपनी जगह पर लेटी होती है। यानी अभी तक उसको किसी ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, ना यहाँ से वो गायब थी। अब वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि इनके साथ आखिर हो क्या रहा है। इनको लग रहा था कि इस मेंशन में इनके अलावा भी कोई मौजूद है, जो एक एक करके इनको बहुत बुरी तरीके से मारेगा। अब वो लड़की और रिकल ऊपर थे। अचानक वहाँ के सारे दरवाजे और खिड़कियाँ बंद हो जाते हैं, सील टाइट। यानी ये लोग अब यहाँ से नहीं निकल सकते थे। ये लोग समझ नहीं पा रहे थे कि इनके साथ ये गेम आखिर कर कौन रहा है। सारे दरवाजे खिड़कियाँ सील हो चुके थे। इन लोगों के बाहर जाने का कोई चांस नहीं बचा था। ये लोग अंदर एक बच्ची और एक शायद मॉन्स्टर के साथ कैद थे। ये बाग जाकर बच्ची से पूछते हैं इस बारे में कि तुम कुछ जानती हो, तुम्हारे बाप ने शायद किसी को हमें मारने के लिए भेजा है। कोई ऐसे आदमी है उसके इतने खतरनाक जो इस तरह से किसी के साथ कर सके। वो बच्ची कहती है, मेरा बाप एक बहुत खतरनाक आदमी है, उसके दिल में किसी के लिए रहम नहीं है, वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। और यहाँ पर वो लड़की समझ आती है कि कोई बहुत ही खतरनाक मामला है और कुछ बहुत ही खतरनाक मसले में हम लोग फंस चुके हैं। यहाँ रिकल और वो बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक रिकल को कोई आवाज़ आती है और वो दूसरे कमरे में जाता है देखने के लिए। और जब लड़की उसके पास आती है तो उसका सर पूरा जख्मी था। उसको कुछ चबो के खा चुका था बहुत बुरी तरीके से, और वो वहाँ गिर के मरा पड़ा था।
अब सैमी भी समझ जाती है कि अंदर और भी कोई है। इनको कहीं न कहीं से आवाज़ें आ रही थी, जैसे कोई छत पे चढ़ा हो, यहाँ-यहाँ वहाँ घूम रहा हो। अब यहाँ इनका शक एक-दूसरे पे चला जाता है। ये फ्रैंक पे शक करने लगते हैं क्योंकि वो बच्ची फ्रैंक के बारे में उसके दिमाग में ये चीज़ डाल देती है कि शायद वो मेरे बाप का आदमी है। अब इन दोनों ने एक-दूसरे के ऊपर गन टान ली थी, फ्रैंक ने और जोई ने। ये दोनों एक-दूसरे के ऊपर शक कर रहे थे, लेकिन पीटर और सैमी कहते हैं कि हम चारों ही बचे हैं। हमें इस बच्ची की बातों में नहीं आना चाहिए। और जैसे ही वो रूम में उस बच्ची के पास जाते हैं, उसको मारने के लिए, और लेकिन जोई उसको मारने नहीं देती और इनकी आपस में फिर से लड़ाई हो जाती है। इतने में ही सैमी उस बच्ची को देखती है जो बड़े इत्मीनान से बेड पर बैठी थी, और वो अपने बाजू को आराम से छुड़वाकर वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक शक्ल ले लेती है। वो बहुत सुकून से थी, और जैसे ही अपने हाथ छुड़वा लेती है, सैमी कहती है, लोगों देखो ये क्या हो रहा है। इतने में वो बच्ची एक खौफनाक रूप में चेंज हो जाती है। यानी वो एक वैम्पायर थी, उसके दांत बड़े बड़े हो जाते हैं, उसकी आंखें गोल्डन हो जाती हैं, और वो इतने खौफनाक तरीके से उनके ऊपर हमला करने लगती है। फ़ौरन ही फ्रैंक उसके ऊपर गोली चला देता है, लेकिन उसका उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। वो फिर से उठकर बैठ जाती है, यानी उसका जिस्म में से फ़ौरन हील हो जाता है, क्योंकि वो वैम्पायर थी, वो इस चीज़ से नहीं मर सकती थी। वो अपना सर साफ करके बड़े आराम से इनके पीछे पड़ जाती है, चीखती है और इनके पीछे दौड़ती है। ये लोग बाहर आते हैं और दरवाजे को लॉक कर लेते हैं, लेकिन इस बच्ची को रोकना अब आसान नहीं था। वो ज़ोर-ज़ोर से दरवाजे बजा रही थी। अब इन लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है। एक 12 साल की बच्ची इतनी खतरनाक कैसे हो सकती है? ये समझ गए थे कि इसका बाप भी खतरनाक है और ये बच्ची भी। ये लोग अब अपने आप को बचाने के तरीके रास्ते ढूंढ रहे थे, लेकिन इनके पास कोई हथियार भी नहीं था। वो कहते हैं हमें कुछ ना कुछ पकड़ना होगा उस बच्ची से अपने आप को बचाने के लिए। कोई लकड़ी की डंडी पकड़ता है, कोई कुछ पकड़ता है ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन ये सब इनफ नहीं था। जोई कहती है हम इन चीज़ों से उसको नहीं मार सकते। बाकी तीनों उसको मारने के लिए ऊपर जाते हैं, जहाँ पर वो अपने गाने लगा के अपनी डांस परफॉर्मेंस कर रही होती है। जोई नीचे ही रुकती है और ये तीनों ऊपर जाते हैं उसको मारने के लिए, सैमी, पीटर और फ्रैंक। लेकिन जोई कहती है कि उसको मारना बेकार है, इन चीज़ों से कुछ नहीं होगा उसको। और जैसे ही वो तीनों जाते हैं ऊपर, उसका एक खौफनाक डांस होता है, जो कि वो अपनी डीन की बॉडी के साथ कर रही थी, जिसको वो पहले मार चुकी थी। अब नीचे जोई सोच रही थी कि मैं कैसे उसके साथ मुकाबला करूं, और ऊपर ये मंजर देख के इनके पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। वो बच्ची किसी से डरने वाली नहीं थी। इन सबको मार-मार के इन सबका बुरा हश्र कर देती है, क्योंकि उसको किसी का खौफ नहीं था। वो कोई 12 साल की बच्ची नहीं थी। पता नहीं कितनी सदियों से वो इसी तरह से 12 साल की बच्ची की बॉडी के अंदर कैद थी। यहाँ वो उन तीनों को बहुत बुरी तरीके से मारती है। सबको इंजर्ड कर देती है। किसी की टाँग में तोड़ देती है, किसी की गर्दन पे कुछ मारती है, किसी पे कोई औज़ार मारती है। वो तीनों बहुत बुरी तरीके से ज़ख्मी होके कि नाकाम होके नीचे लौट जाते हैं। और जैसे ही वो उनका हाथ-पैर तोड़ के उनको नीचे भेजती है, वो ऊपर फिर से डांस करने लगती है। ये तीनों नीचे उतरते हैं तो जोई इनको कहती है, मैंने पहले ही कहा था, उस बच्ची को हम इन चीज़ों से मार नहीं सकते, उसको बच्ची मत समझो। वो कहती है कि एक तरीका है उससे लड़ने का, उसको वही इंजेक्शन लगाते हैं, मेरे पास एक पड़ा हुआ है। वो जो हमने पहले उसको बेहोशी का इंजेक्शन लगाया था, वो उस पे काम किया था। वो बेहोश हो गई थी, और अब हम ऐसा दोबारा करेंगे। हम चारों उसको ट्रैप करेंगे, हम चारों इधर-उधर भागेंगे, और जिस बच्ची के वो पीछे जाएगी, वो मुझे बुलाएगा, और मैं आके उस बच्ची को ये इंजेक्शन दे दूँगी ताकि वो बेहोश हो सके। और जैसे ही वो बेहोश होगी, हम उसको कहीं बंद कर देंगे। और कोई तरीका नहीं है उसे लड़ने का। अब ये तीनों इधर-उधर निकल जाते हैं उस बच्ची को ढूँढने के लिए, क्योंकि इसको ढूँढेंगे तो उसको इंजेक्शन लगाएँगे और उसको काबू करेंगे, क्योंकि वरना इन सबकी जान को बहुत खतरा था। वो सबसे पहले पीटर के सामने आती है। पीटर वहाँ से भागना शुरू करता है और वो पीटर के पीछे-पीछे थी। अब वहीं फ्रैंक भी आ जाता है। वो दोनों मिलकर भी इस बच्ची को काबू नहीं कर पा रहे थे। इतने में ही वहाँ पे जोई आ जाती है, जिसके हाथ में इंजेक्शन गिर जाता है, लेकिन वो उठा कर दोबारा उस बच्ची को लगाने लगती है। पीटर ने उस बच्ची को पकड़ के काबू किया और उसने उसको इंजेक्शन लगा दिया, जिससे आहिस्ता-आहिस्ता से वो बेहोश होने लगी थी। वो कहती है, जाकर मैं तुम लोगों का बहुत बुरा हश्र करूँगी, और इतने में ही वो बेहोश हो जाती है। अब जोई इस बाकी सब शुक्र अदा करते हैं कि थोड़ी देर के लिए हमें टाइम तो मिला, लेकिन इतने में इस बच्ची ने सैमी को काट लिया था बाजू पे, जिससे अब उसको डर लग रहा था कि कहीं वो भी वैम्पायर तो नहीं बन जाएगी। लेकिन अभी ये लोग इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते थे। वो एक लिफ्ट के अंदर उस बच्ची को बंद कर लेती हैं, जो लोहे की बनी हुई थी, और उसको वहाँ पर लॉक कर देते हैं, और अब उसे पूछने लगते हैं कि आखिर तुम हो क्या? वो बच्ची कहती है, तुम 6 के 6 लोगों को यहाँ पर मैंने बुलाया था। लैम्बर्ट मेरे लिए काम करता था, और ये तो मेरी फेवरेट गेम है। मैं जब बोर हो जाती हूँ अपनी लाइफ से, तो मैं ऐसे लोगों को ट्रैप करती हूँ, और उन्हीं लोगों को जिन्होंने मेरे बाप को नुकसान पहुँचाया हो, ताकि मेरा बाप मुझसे खुश हो जाए। और तुम 6 लोगों ने भी किसी न किसी तरीके से मेरे बाप को नुकसान पहुँचाया था। इसलिए मैंने तुम लोगों को यहाँ पर ले आई, और तुम लोगों के साथ एक छोटी-सी गेम खेलने लगी। लेकिन सैमी यहाँ कहती है कि क्या मैं भी वैम्पायर बन जाऊँगी? वो बच्ची कहती है, अभी मैं कुछ कह नहीं सकती इस बारे में, शायद तुम बन जाओ। और यहाँ सैमी और घबरा जाती है। यहाँ जोई से पूछती है, तुम ये सब क्यों करती हो?
वो कहती है कितने सालों से मैं ऐसे कर रही हूँ और अपने बाप के एनिमीज़ को ऐसे ही मारती हूँ। और लैम्बर्ट मेरे लिए काम करता है। मैं जिसके साथ चाहूँ जो मर्ज़ी कर सकती हूँ। कोई मुझे हरा नहीं सकता और कोई डरा नहीं सकता। मैं जो भी चाहे कर सकती हूँ। मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हूँ। ये मेरे शौक है। मैं जो चाहे करूँगी। तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते। और यहाँ उनकी आपस में लड़ाई होने लगती है दोनों की। अब यहाँ फ्रैंक कहता है तुम लोग ऊपर जाओ, मैं इस बच्चे के पास नीचे रुकता हूँ। वो पीटर के ऊपर मेडिसिन लगाने जाती है और नीचे बच्ची फ्रैंक के साथ अकेली थी। वो फ्रैंक को कहती है अगर तुम मुझे यहाँ से निकाल दोगे तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी। बाकी सबको तो मैंने छोड़ना है नहीं, लेकिन अगर तुमने मेरा साथ दिया तो शायद तुम बच जाओ। लेकिन फ्रैंक उसके पास आके कहता है तुम मुझे पहले यहाँ से निकलने का रास्ता बताओ। इतनी ही देर में वो दरवाज़ा तोड़ के बाहर आ जाती है और फ्रैंक को बहुत बुरी तरीके से मारने लगती है। अब जोई चीखें सुनकर नीचे आती है और जैसे ही खिड़की खोलती है वहाँ पर उसके ऊपर धूप पड़ती है और उसका हाथ टूटने लगता है और वो बहुत चीखती है, उसको बहुत तकलीफ होती है। यानी धूप उसके साथ एक मुकाबला कर सकती थी। अब ये लोग जाते हैं बाहर और वो लड़की वहीं पर ट्रैप हो जाती है क्योंकि बाकी हर जगह से धूप आ रही थी। वो अंधेरे भरी जगह पे थोड़ी देर के लिए रुकती है जिससे उसका बाजू हील होने लगता है। अब ये सब लोग बाहर आकर लाउंज में इकट्ठे हो जाते हैं जहाँ पर धूप आ रही थी। सिर्फ इसी वजह से ये लोग बच सकते थे। सैमी अभी वैम्पायर नहीं बनी थी इसलिए इसको धूप से नुकसान नहीं हो रहा था। वो शुक्र करती है कि शायद मैं वैम्पायर अब ना ही बनूं। और ये लोग अब प्लान करने लगते हैं कि हमें यहाँ से निकलना कैसे है, क्योंकि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। कोई दीवार, कोई दरवाज़ा, इनको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि हम यहाँ से कैसे निकलें। इतनी मजबूत दीवारें तोड़ भी नहीं सकते ये लोग। अब इनको सोचना था कि कोई ना कोई रास्ता तो हमें निकालना होगा। यहाँ सैमी कहती है कि हमें बाहर से जाके वायरिंग ढूंढनी होगी और उस वायरिंग को डिस्कनेक्ट करेंगे तो शायद ये दरवाजे खुल सकें क्योंकि सारे कंप्यूटराइज सिस्टम से ही बंद हुए हैं। अब इनको इस आइडिया की थोड़ी बहुत समझ आने लगती है। वो कहते हैं हमें दो दो डाइवर्ट होके जाना पड़ेगा और जाके वो वायरिंग ढूंढनी पड़ेगी। अब यहाँ पीटर सैमी के साथ जाता है और सैमी को आहिस्ता आहिस्ता अपने बॉडी में एक चेंज फील होता है। अब वो वैम्पायर में ट्रांसफ़र हो गए। वो पीटर के ऊपर बहुत बुरी तरीके से अटैक कर देती है। वो जोई उसी के इन्फ्लुएंस में थी बच्ची के, और उसको काट के खा जाती है। उसका पूरा खून पी जाती है और यहाँ पर उसको बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। वो पूरी तरीके से एबिगेल के अंडर आ चुकी थी। और यहाँ पर जब वो दोनों उसकी चीख सुन के पहुँचते हैं तो उसको देखते हैं। वो कहती है प्लीज़ मेरे पास इधर आओ, मेरी हेल्प करो, ये देखो पीटर को क्या हो गया। लेकिन यहाँ पर जोई समझ गई थी कि कोई गड़बड़ है। वो उसके करीब नहीं आती है और वो उनके पीछे भागती है। अब ये लोग उसको धूप की तरफ जानबूझ के ले आते हैं और ये भागती है उनके पीछे धूप में आती है, जिसकी वजह से वो वहाँ पे पूरी तरीके से फट जाती है क्योंकि वो वैम्पायर बन चुकी थी। अब ये दोनों ही बचे थे, फ्रैंक और जोई, जिनको अब मुकाबला करना था यहाँ से निकलने के लिए एबिगेल का। अब यहाँ पर एक दरवाज़ा खुलता है। ये लोग उस दरवाजे की तरफ अंदर आते हैं तो वहाँ पे वो लैम्बर्ट को देखते हैं। लैम्बर्ट भी एक वैम्पायर था। ये इसको देखकर बहुत हैरान होते हैं। वो कहते हैं तुम लोगों को मेरे साथ मिलकर एबिगेल को मारना होगा क्योंकि उसके बाप ने और उसने मेरी नाक में दम कर रखा है। अब यहाँ पे वो फ्रैंक को काट के वैम्पायर बना देता है। कहता है तुम भी मेरे साथ वैम्पायर बन जाओ, हम दोनों बहुत पावरफुल हो जाएंगे और इन बाप बेटी को मार के इनका एम्पायर हम संभाल लेंगे। और वो उस लड़की की गर्दन पकड़ के उसको बेहोश कर देता है और फ्रैंक उसकी बातों में आ जाता है और वो फ्रैंक को वैम्पायर बना देता है। फ्रैंक वैम्पायर बनते ही सबसे पहला काम ये करता है कि वो लैम्बर्ट को मारता है क्योंकि अब उसको पावरफुल होने का शौक चढ़ गया था। उसको मारने के बाद जब जोई के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा था तो वहाँ पर पीछे एबिगेल आ जाती है। अब उसको होता है कि मैं एबिगेल को पहले मारूं ताकि उससे ज़्यादा ताकतवर मैं हो जाऊं। इस लड़की को मारने से पहले वो एबिगेल के पास चला जाता है और एबिगेल का सारा खून पीने लगता है ताकि वो वीक हो जाए और वो कमज़ोर हो जाए और ये उसको मार दे। एबिगेल अपने आप को बचाना चाहती थी लेकिन वो उससे अपने आप को बचा नहीं पाती। वो उसको बेहोश कर देता है उसका खून पीकर। अब यहाँ पर वो लड़की जोई बाहर भागती है और वो लड़की एबिगेल अंदर गिर जाती है और वो अब इसके जान खाने आ रहा था। वो अब इसको मारना चाहता था ताकि हमेशा के लिए इसको भी ख़त्म कर दे और कोई इसके बारे में कुछ भी ना जान पाए। जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करने लगता है वहाँ पे एबिगेल आ जाती है। एबिगेल जोई को कहती है कि तुम मेरे साथ मिलकर इसको मारो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी। वो कहती है ठीक है। अब यहाँ पर वो दोनों मिलकर इसका मुकाबला करती है क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग हो चुका था और एबिगेल अब थोड़ी वीक हो रही थी। लेकिन जोई उसके साथ मिलकर उसको मारने में कामयाब हो जाती है। ये लोग भी उसके साथ बहुत ज़्यादा मुकाबला करते हैं और जब बहुत मुकाबला सख्त हो रहा था, बहुत चांसेस कम थे एबिगेल के जीतने के, लेकिन जोई ने उसके साथ मिलकर उसको मार दिया। और अब उसको मारने के बाद इनको आइडिया हो चुका था कि अब इनका बचना भी मुश्किल है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा था। वो इतनी आसानी से मरने वाला नहीं था। लेकिन आखिरी ज़्यादा ये हो गया कि जोई ने मिलकर उसके साथ उसको मार दिया। एक लकड़ी की स्टिक उसके सीने में मारी जिससे वो फट गया और यहाँ पर इन दोनों की जान उससे बच गई क्योंकि अगर वो ज़िंदा रहता तो इन दोनों को ना छोड़ता।
अब यहाँ पे वो बच्ची एबिगेल उसको थैंक यू करती है कि तुमने मेरी जान बचाई, और यहाँ पर वो भी उसको बहुत प्यार से देखती है। वो कहती है ठीक है, और एबिगेल कहती है अब तुम जाओ अपने बेटे के पास, मैं तुम्हें छोड़ती हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। लेकिन इतनी ही देर में एबिगेल के फादर वहाँ पे पहुँच जाते हैं, लेज़रस। अब वो जब देखते हैं जोई को खून में लथपथ तो उसका खून पीना चाहते थे, लेकिन एबिगेल कहती है नहीं, आप इसको नहीं मारेंगे। जब आप नहीं थे तो उसने मेरी जान बचाई थी, आप इसको कुछ नहीं कर सकते। और उसके फादर जोई को कहते हैं ठीक है, मैं अपनी बेटी के लिए तुम्हें छोड़ता हूँ, तुम यहाँ से फ़ौरन चली जाओ वरना हमारा डिनर टाइम तो हो रहा है, तुम्हें हम नहीं छोड़ेंगे। और वह एबिगेल के कहने पर जोई को छोड़ने पर राज़ी हो जाते हैं, और जोई वहाँ से भागने के लिए तैयार थी, क्योंकि वो इस खौफनाक जगह से फ़ौरन निकलना चाहती थी। वह एबिगेल को बाय करके वहाँ से भागती है, और बाहर उसकी गाड़ी खड़ी होती है जिसके अंदर वो जाके बैठ के जाती है, और शुक्र अदा करती है कि उसकी जान बची, और वहाँ से फ़ौरन ही भाग जाती है, निकल जाती है अपनी जान बचा के उस खौफनाक मैंशन में अपने बेटे के पास। दी एंड।